हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं घनश्याम शर्मा और डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज लेकर आए हम दिनांक 26 मई 2020 की सभी प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए। तो आज से दोस्तों एक नई शुरुआत मैं करने जा रहा हूं और आज से जो भी हमारी करंट अफेयर्स की कक्षा होगी उस दौरान हम डेली गीता के एक श्लोक को समझने का प्रयास भी साथ के साथ करेंगे। तो ये हमें एक अनुभव देगा और इसके साथ साथ चूंकि जिस परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें स्थित प्रज्ञ होना बहुत जरूरी है, तो वही बनने की हम प्रयास इसमें करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज की कक्षा में बात करते हैं हमारे गीता के पहले श्लोक के साथ में और फिर आगे बढ़ते हुए हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए आज का श्लोक है, हतो वा प्राप्य शेषि स्वर्गम जीतवा वा भोष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। गीता के द्वितीय अध्याय का श्लोक 37 है और द्वितीय अध्याय को मूल माना जाता है गीता का। तो उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर तुम हार जाते हो, ठीक है, हार जाते हो और तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी क्योंकि तुम अपने धर्म को पूरा कर रहे हो। जीतवा व भोक्ष से महिम, अगर तुम जीत जाओगे तो इस धरती के जितने भी सुख हैं उनका भोग करोगे। इसीलिए उत्तिष्ठ कौन्ते, उठो कुंते अर्थात कुंती पुत्र, युद्धाय कृत निश्चय, और युद्ध के लिए निश्चय करो। ये दोस्तों हमारे जीवन में भी हमें बहुत सी प्रेरणा देता है और ये बताता है कि मनुष्य को भी अपने जीवन में अपने कर्म के प्रति हमेशा तत्पर रहना चाहिए, अपना कर्म करते रहना चाहिए। उसे यह न देखना चाहिए कि वो जीतेगा या हारेगा, क्योंकि दोनों स्थिति में उसको लाभ ही प्राप्त होता है। जीतने पर जहां आपको विभिन्न प्रकार के सफलताओं के जो स्वाद हैं या जो उनके जो फायदे हैं वो मिलते हैं, वहीं हारने से आप कम से कम कर्म ना करने के बोझ से तो बच जाते हैं कि आपने कर्म नहीं किया। इसलिए कर्म करते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो थोड़ा सा राष्ट्रीय स्तर का है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस पहले प्रश्न में राष्ट्रमंडल की महासचिव, क्या नाम है इनका? पैट्रिशिया स्कॉटलैंड। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ आप सभी जानते हैं, जो देश कभी ब्रिटिश जो समय काल रहा उपनिवेश के रूप में रहे उनको हम कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल के रूप में देखते हैं और भारत भी उसका सदस्य है। तो एक कार्यक्रम की इन्होंने सराहना की है और वो कार्यक्रम है डिजिटल इंडिया। तो भारत द्वारा चलाए जा रहे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की इनके द्वारा सराहना की गई है। चलिए इस पर थोड़ी सी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं कि आखिरकार इस कार्यक्रम में क्या कुछ सम्मिलित है। तो दोस्तों डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की सराहना इन्होंने की और यह विकसित देशों का एक समूह ने डिजिटल बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए सराहना की है। दरअसल हाल ही में जब कोविड-19 जैसी समस्या देखी गई तो उसी दौरान क्या है कि हमारा जो डिजिटल इंडिया के अंतर्गत हमने काम किए, जिसके अंतर्गत हमने इंटरनेट की पहुंच और लोगों को समावेशी विकास प्रदान किया, उसका फायदा कोविड-19 के दौरान मिला और कई जो हमारे जो नागरिक हैं उन्हें त्वरित लाभ पहुंचाया गया। तो कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए जरूरतमंद लोगों को तेजी से और आसानी से नगद धन पहुंचाया गया, जो कि इस डिजिटल इंडिया की वजह से ही संभव हो चुका। और इसीलिए जो है महासचिव पैट्रिशिया स्कॉटलैंड ने डिजिटल इंडिया को शानदार बताया और यह भी कहा कि विकसित देशों के लिए एक नई किरण के रूप में यह कार्यक्रम साबित हो सकता है। तो इस पर थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये पूरा का पूरा कार्यक्रम क्या है। तो दोस्तों इस कार्यक्रम की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई और इसका मुख्य उद्देश्य था इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं, उत्पादों, विनिर्माण और नौकरी के अवसरों के क्षेत्र में समावेशी विकास। देखिए दोस्तों, एक होता है विकास, दूसरा होता है समावेशी विकास। विकास के अंतर्गत केवल विकास को सम्मिलित किया जाता है। कोई भी वर्ग विकास करे उसको यह मतलब नहीं होता कि सबसे निचला वर्ग भी आ गया है, लेकिन जब हम समावेशी विकास की बात करते हैं तो हम समाज के सबसे निचले वर्ग को, जो सबसे निम्नतम स्तर पर है, उस तक पहुंच बनाने की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज आज के टाइम पे आप देख रहे हैं सब मिल रही है ना, उत्पाद, विनिर्माण और नौकरियां इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो है आज घर बैठे आपको जॉब्स ढूंढना पड़ रहा है। तो इन सभी चीजों को समावेशी विकास के अंतर्गत सम्मिलित करना, वही डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की दृष्टि रही है।
कार्यक्रम को 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। और चूंकि आप जानते हैं जिस तरह से लोगों को घर उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचनात्मक रूप से घर बनाने की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से लोगों को ये डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों को हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने की योजना इसमें शामिल है, जिसके अंतर्गत भारत नेट जैसी स्कीम्स भी सम्मिलित है। तो 3 घटकों पर काम इस योजना के अंतर्गत किया गया। पहला, सुरक्षित और स्थिर डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास। एक बिल्कुल सुरक्षित और स्थिर, मतलब जिस पर बार बार ऐसा नहीं हो कि थोड़ा सा दबाव बढ़े और वो ढांचा गिर जाए, नहीं, एक ऐसा मजबूत बुनियादी ढांचा बने जो त्वरित रूप से आपदाओं के समय और सामान्य समय पर सेवाएं दे सके। सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से वितरित करना, पहले तो ढांचा बनाओ, उसके बाद सेवाओं को ऑनलाइन कर दो। तो आज के टाइम में आपको देख रहे होंगे कि जितनी भी सर्विसेज हमारे मिलती है सारी की सारी ऑनलाइन है। और तीसरा, डिजिटल साक्षरता, यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी। इसकी क्या जरूरत है दोस्तों? भाई आपने मोबाइल दे दिया, इंटरनेट दे दिया, लोगों को चलाना भी आना चाहिए, क्योंकि चलाना नहीं आएगा तो वो सीखेगा कैसे? तो ये कार्यक्रम भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो ये आपका आज का पहला प्रश्न हो गया। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हर एक प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, तो आप भी चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां पर उत्तर दें, क्योंकि उससे आपकी भागीदारी बढ़ेगी, आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा और डेफिनेटली आपको भी खुशी होगी कि आपने क्वेश्चन सही किया। तो आंसर देना ना भूलें। गोंडवाना प्रजाति के पक्षी तिलोर का अंतरराष्ट्रीय नाम क्या है? इंटरनेशनल इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये न्यूज में रहा कल, और इसका नाम है हुबारा बस्टर्ड। ठीक है दोस्तों, दरअसल हाल ही में आपको पता होगा जो CMS हुआ हमारे गांधीनगर में, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, उस दौरान भारत के 3 पक्षियों को, एक तो आपका बंगाल फ्लोरिकन हो गया, ठीक है, एक आपका हो गया बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और एक आपका हो गया हाथी, एशियन हाथी। तो ये तीनों जीवों को जो है सूची 1 के अंतर्गत सम्मिलित भी किया गया था। और मैं इसे इसलिए ले रहा हूं क्योंकि दोस्तों कल जो है आपके जैसलमेर जो है, जैसलमेर के नाचना में जो हमारी BSF है उनके द्वारा एक दुर्लभ तिलोर पक्षी को पकड़ा गया, उसे पकड़ा गया। और उसके पैरों में चूंकि ट्रांसमीटर लगे हुए थे तो उन्हें लगा कि शायद ये जासूसी कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। बाद में उसे वन्यजीव जो हमारा संस्थान है माचिया सफारी पार्क जो है उसको सौंप दिया गया। तो जैसलमेर के नाचना क्षेत्र में ये तिलोर पक्षी दिखा, जिसे अंग्रेजी में होबारा बस्टर्ड भी कहा जाता है। दरअसल बस्टर्ड पक्षियों की प्रजाति का ही एक ये पक्षी है। अलग अलग तरह के बहुत से बस्टर्ड मिलते हैं, जिनमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मैक्वीन बस्टर्ड, हुबारा बस्टर्ड जैसे जीव है। ये मूल रूप से अफ्रीका क्षेत्र का है और मोरक्को से होता हुआ ये प्रवास करता है भारत तक। ठीक है, इसका शिकार बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, तो भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है। 2016 में इसके शिकार पर पाकिस्तान द्वारा लगी हुई रोक हटा दी गई थी। तो वहां पर क्या होता है कि अरब के शेख और ये जो है अपनी कामोत्तेजना बढ़ाने के लिए इसके मांस को प्रेफर करते हैं और वहां पर इसका शिकार भी किया जाता है। तो पाकिस्तान तो हमेशा से इस बात के लिए विख्यात रहा ही है कि वो हर चीज को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो धीरे धीरे ये प्रजाति लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में कुछ पक्षी लगातार देखे जा रहे हैं और इसीलिए वन विभाग ने इस पक्षी को माचिया सफारी पार्क में पालने का मन बनाया है। तो माइग्रेटरी स्पीशीज है, एक जगह रुकते नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़े इंडिकेटर के रूप में इसको माना जाता है, खास करके अर्ध शुष्क क्षेत्रों में और शुष्क क्षेत्रों में होने वाले जो बदलाव हैं उनको दर्शाने का काम ये करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। प्राइज क्रैश अभी चल रहा है हमारा, तो RS प्री 2020 टेस्ट सीरीज ज्यादा सोचिए मत, ले लीजिए क्योंकि बहुत बेहतर है। ACF का एनवायरमेंटल साइंस का कोर्स चल रहा है, तो करंट अफेयर्स तो आप पढ़ते ही हैं, लेकिन एनवायरमेंटल साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है केवल 500 रुपए में आपको इसकी पूरी तैयारी कराई जा रही है वीडियो के माध्यम से। आर्ट एंड कल्चर का कोर्स जो कि 199 रुपए का है, उसमें RS मेंस के लिए असाइनमेंट्स, क्विज और इसके साथ साथ क्लासेस और PDF हर एक चीज आपको अवेलेबल है केवल 199 में। तो आज ही हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से या फिर online.rsjunction.com पर जाएं। दोस्तों जिन्होंने पहले से एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है वो भी एप्लीकेशन को अपडेट जरूर कर लें और वहां से ब्लॉग पर हमारे जो नोट्स हैं इस क्लास के उनका भी फायदा उठाएं और अन्य कोर्सेज का भी फायदा उठाएं। बहुत से फ्री कोर्सेज भी वहां पर अवेलेबल हैं जिनका आप फायदा उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारी एप्लीकेशन जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है दोस्तों खेलों से जुड़ी है खबर। कल जो है एक हॉकी प्लेयर थे हमारे बलबीर सिंह, उनका निधन हो गया है पंजाब में। तो दिवंगत हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह ने किस ओलंपिक फाइनल में
5 गोल का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जो आज तक बरकरार है। ओलंपिक फाइनल में 5 गोल मारने का रिकॉर्ड, और ये था हेलसिंकी 1952 का जो है आपका ओलंपिक हुआ था, जिसमें ये रिकॉर्ड अपने नाम किया गया। दरअसल दोस्तों ओलंपिक की बात करें तो केवल 2 साल 1940 और 1944 को छोड़ करके बाकी हमेशा ओलंपिक हुए हैं। ठीक है, इन 2 साल में ओलंपिक नहीं हुए थे, और अभी हाल ही में 2020 में भी आपका टोक्यो ओलंपिक होना था, लेकिन वो आगे बढ़ गया है कोरोना डिजीज की वजह से। ये दोनों युद्ध की वजह से हुए थे, द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से, अभी ये हमारा बढ़ गया है। ठीक है, तो यहां पर हमारे बलबीर सिंह जी जो हैं उनके जीवन के बारे में थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं। देश के महानतम सीनियर खिलाड़ी इनको माना जाता है, बलबीर सिंह सीनियर इनका नाम है। ठीक है, 2 बलबीर सिंह नाम के खिलाड़ी हैं, तो ये बलबीर सिंह सीनियर है। 16 महानतम ओलंपियन जो हैं उनमें ये सम्मिलित है। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने जो 16 महानतम ओलंपियन चुने हैं उनमें इनको सम्मिलित किया गया है। नीदरलैंड के खिलाफ 1952 में इन्होंने 5 गोल किए थे, जिसका रिकॉर्ड आज भी कायम है। 1957 में इनको पद्मश्री भी दिया गया, और पहले खिलाड़ी, पद्मश्री पाने वाले पहले खिलाड़ी के रूप में बलबीर सिंह सीनियर को जाना जाता है। इनके तत्वाधान में लंदन, हेलसिंकी और मेलबर्न में 3 साल लगातार भारत ने स्वर्ण पदक जीता, और वह 1975 में विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के मैनेजर भी रहे। तो बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों, और इनसे निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाने की बहुत संभावना बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। भारतीय वायुसेना लगातार प्रयास कर रही है अपने आप को मजबूत करने के लिए और स्वदेशीकरण को आगे बढ़ाने के लिए, और इसी क्रम में भारतीय वायुसेना 18वें बेड़े की फ्लाइंग बुलेट नाम है स्क्वाड्रन का। ठीक है, बेड़ा 18वें बेड़े की फ्लाइंग बुलेट को किस एक एयरफोर्स स्टेशन पर शुरू करने जा रही है? आंसर होगा सलूर एयरफोर्स स्टेशन, जो कि आपके तमिलनाडु में है। ठीक है, तो तमिलनाडु में इसको शुरू किया जा रहा है। चलिए इस पर हम चर्चा कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या कुछ इसमें होने वाला है। तो कोयम्बटूर का जो सलूर है वहां पर 27 मई को 18वें बेड़े की नई फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन को शुरू किया जा रहा है। यह बेड़ा 4थी पीढ़ी वाले स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान यानी LCA तेजस से लेस होगा। दोस्तों तेजस का इससे पहले 44 जो स्क्वाड्रन है उसके द्वारा 44th बेड़ा जो है उसके द्वारा भी 2016 में 1 जुलाई को पहली इसके स्क्वाड्रन को लॉन्च किया गया था बेंगलुरु में। ठीक है, और अब ये एक और जो दूसरी स्क्वाड्रन है वो इसकी आएगी, फ्लाइंग बुलेट इसका नाम दिया गया है। कोयम्बटूर के पास सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पर इसका कार्यक्रम आयोजित होगा। तो पहले वाली जो थी ना उसको भी अभी सुलूर पर ही ट्रांसफर कर दिया गया है। तेजस को उड़ाने वाली वायुसेना की दूसरे स्क्वाड्रन है, जैसा मैंने बताया पहले 45वीं स्क्वाड्रन ऐसा कर चुकी है। 18वीं स्क्वाड्रन को 1965 में लाया गया था, कब? 1965 में। फिर उसके बाद 1971 के युद्ध में भी इसने हिस्सा लिया। इसका लक्ष्य वाक्य है तीव्र और निर्भय। तो तीव्र और निर्भय के लक्ष्य वाक्य के साथ में ये तीव्र और निर्भय जो है प्रदर्शन करती है। और अगर बात करें तेजस की तो ध्वनि की गति से उड़ने वाला यह विमान दुनिया का सबसे हल्का अपनी तरह का विमान माना जाता है, और इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, और वर्तमान समय में यह भारत के एक महत्वपूर्ण विमान के रूप में स्थापित है। चलिए दोस्तों हमारी बात तो कर ली, लेकिन हम दुश्मनों की बात भी कर लेते हैं। तो किस देश द्वारा निर्मित मानव रहित हेलीकॉप्टर AR-500C ने हाल ही में अपनी पहली उड़ान भरी? और ये था चाइना ने दोस्तों हाल ही में अपने मानव रहित हेलीकॉप्टर AR-500C का टेस्ट किया है, जिसे वो अब भारत तिब्बत सीमा पर तैनात करना जा रहा है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। तो जो खबरें चल रही है उनके हिसाब से वो इसे भारत तिब्बत सीमा पर तैनात करेगा। तो जानते हैं ग्लोबल टाइम्स जो कि सरकारी मुखपत्र है चाइना का, उसने स्वदेशी तकनीक पर विकसित मानव रहित हेलीकॉप्टर AR-500C की उड़ान के बारे में जानकारी दी है। यह हेलीकॉप्टर टोह लेने में, ठीक है, रेकी करने में, तो ये जानकारी लेना और क्षेत्रों की रेकी करना, कम्युनिकेशन जानकारी पहुंचाना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, परमाणु विकिरण का पता लगाने, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जंगी गतिविधि आदि के लिए उपयोगी है, और इसीलिए इसे भारत से लगी सीमा पर तिब्बत क्षेत्र में तैनात किया जाएगा। इसका निर्माण चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन नामक कंपनी द्वारा किया गया है, जो चीनी की सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। यह हेलीकॉप्टर अधिकतम 500 किलोग्राम तक भार ले जा सकता है, तो इसका मतलब इस पर वेपन्स भी लादे जा सकते हैं, सामान भी ये डिलीवर कर सकता है, और ये पहला मानव रहित हेलीकॉप्टर है जो चीन ने विकसित किया है।
6700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जो है उड़ान भर सकता है। 170 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ 5 घंटे उड़ान भरने में ये सक्षम है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी खबरें जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपने एप्लीकेशन अपडेट नहीं की है तो आज ही जाएं और RS जंक्शन एप्लीकेशन को जो है अपडेट करें आपके गूगल प्ले स्टोर से, और देखते रहे हमारे सभी वीडियोस, बने रहे हमारे साथ इसी तरह, और तैयारी में लगे रहें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अपना कर्म करते रहें, शांत रहें, क्योंकि शांत रहना बहुत जरूरी है, और अध्ययन में स्वाध्याय में निरत रहें, तभी जाकर के आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। शुभकामनाओं सहित लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।